दोस्तों आज की कहानी में हम एक क्यूट कपल को देखेंगे जिनका रिश्ता शुरू तो मजबूरियों से होता है पर एट दिन प्यार हो ही जाता है। अब इस दौरान उन लोग के साथ बहुत कुछ होता है और वो क्या, तो ये हम आज की कहानी में देखेंगे जो कि आपको पसंद भी आएगा। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं। वो खुद में बातें कर रही थी जिससे पता चलता है कि कल ही उसका जाओ सिहा नाम के लड़के से शादी हुआ है और वो भी बहुत हड़बड़ी में। और आज वो उनके लिए खाना बना रही थी। हालांकि उसको ये नहीं पता कि उसके हस्बैंड क्या करते हैं, वो किस तरीके के आदमी है, उनका कैरेक्टर कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि उसके हस्बैंड उसकी माँ का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और शायद उसके लिए यही रीजन था उनसे शादी करने का। थोड़ी देर में वो वहाँ पे आ भी जाते हैं। उनके बॉडी पे स्क्रैच देख के उसको याद आता है कि रात में हुआ क्या था। रात में वो उसको किस करते हैं, उसके करीब पड़ते हैं, पर शायद उसको पसंद नहीं आ रहा था ये सब कुछ। वो तो उनको बाइट ही कर ली थी, तो ये इसी चीज का दाग था। वैसे इस बारे में कोई बात नहीं होता। वो कहती है कि ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में बन जाएगा तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि फ्यूचर में कभी तुम्हारा लेट हो जाए सोने में तो कोई जरूरत नहीं है इतना सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाने का। तो अब थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं। वो अपने मन में सोचती है कि हालांकि वो उनको जानती नहीं है पर उनका लुक्स देख के उसको अपने इस फैसले पे पछतावा नहीं होता कि वो उनसे शादी की है। इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ का सर्जरी होने वाला है तो मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हाँ वो थैंक यू बोलती है, पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग फैमिली ही हुए, ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे उसको अपने पापा याद आते हैं और उनके साथ स्टेप माँ भी थी उसकी। वो अपने पापा से पैसे मांग रही थी अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मेरा बहुत साल पहले डिवोर्स हो चुका है तो उसके सर्जरी का ठेका मैंने नहीं लिया है। और उसके स्टेप माँ कहती है कि मिस्टर हुआंग तुमको पसंद करते हैं तो अगर तुम उनके साथ एक नाइट स्पेंड करती हो तो मैं तुम्हें पैसा दे सकती हूँ। वो कहती है वो आदमी 50 से ऊपर का है और अपने पापा से कहती है कि आप ये सारी सोचते हैं क्या, पर उसके स्टेप माँ के सामने उसके पापा कुछ नहीं कहते और दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं। और इसी पॉइंट पे मिस्टर जाओ उसके पास आए थे, अपना हाथ बढ़ाए थे। इधर में उसकी माँ को देखते जो हॉस्पिटलाइज थी और उनके पास एक लड़की आती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी मिस्टर हुआंग को कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया लगता है रात को, इसीलिए तो तुम VIP वार्ड में शिफ्ट हो गई हो। ये सुन के उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पापा से तुम्हारी बेटी कल रिक्वेस्ट कर रही थी तुम्हारी सर्जरी के लिए और मेरे पापा उसको कहते मिस्टर हुआंग के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, उसके बाद वो पेमेंट कर देंगे तुम्हारे सर्जरी का। अब इस हिसाब से वो लड़की हमारे हीरोइन की स्टेप बहन हुई। इधर ये सुन के इसकी माँ का तबीयत खराब होने लगता है, पर वो आ जाती है इस पॉइंट तक। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका बकवास मत सुनिए। पर उसके स्टेप बहन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो अपनी माँ से, अगर तुम सोई नहीं हो तो तुम्हारे गला पे ये निशान कैसा है। इस पॉइंट पे तो वो उसको धक्का देती है और अपनी बेटी का ऐसा हालत देख के उसकी माँ भी आती है और सुबह पे चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ पर के पीटना भी चाहती थी पर बीच में जाओ अपना पैर लगा देते हैं तो वो गिर जाती है। पर हाँ वो आके माफी मांग लेते हैं, कहते हैं कि मेरा पाँव कुछ ज्यादा ही लंबा है तो क्या करूँ। अब क्वेश्चन आता है कि वो है कौन, पर वो है कौन इस बात का आंसर उन दोनों को देना जरूरी नहीं था। जरूरी था बस सुवई की माँ को आंसर देना। तो वो अपना नाम बताते हैं एंड देन कहते हैं कि वो सुवई की बॉयफ्रेंड है और सुवई रात में उनके साथ थी। अब बॉयफ्रेंड क्यों बोले, क्योंकि सुवई ही उनको बोली थी कि उसकी माँ थोड़ा कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी की है, तो अचानक से ऐसा वो बोलेगी कि वो शादी कर ली तो उसकी माँ शायद एक्सेप्ट ना करे, इसलिए फिलहाल के लिए बॉयफ्रेंड ही बोलना ज्यादा बेटर लगता है उसको। हाँ बॉयफ्रेंड सुन के भी उसकी माँ उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना और इस बारे में मुझे अभी तक पता क्यों नहीं है। पर वो कहती है कि जब मैं अब्रॉड गई थी ना तभी ये मुझसे वहाँ पे मिले थे, हम दोनों एक दूसरे को कुछ दिन से डेट भी कर रहे थे और मैं अगले महीने लाने भी वाली थी इनको आपसे मिलाने के लिए, पर आप हॉस्पिटल में है ये सुन के ये आ गए मेरे साथ और ये भी इसी सिटी के हैं और आपके सर्जरी का इंतजाम भी यही किए हैं। मिस्टर हुआंग से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस पॉइंट पे उसकी स्टेप माँ कहती है कि तुम्हें मजाक कर रही हो क्या, 3 साल पहले तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी याद है, ऐसी लड़की को कोई क्या ही एक्सेप्ट करेगा। ये सुन के वो तो सोच ही ली थी कि अब जाओ उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले ये सच जानने के बाद, पर क्या सच में ऐसा था अब ये तो पता नहीं। पर माँ पास्ट का एक सीन सोचती है जब वो घर अपना बेच चुकी थी और सुवई उनसे पूछ रही थी कि अब वो लोग रहेंगे कहाँ पे, जिसपे उसकी माँ उसे माफी मांगती है पहले तो क्योंकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब किस चीज से, तो पता चलता है कि उसको बदनाम करने के लिए या फिर उसका वर्जिनिटी खराब करने के लिए ये माँ बेटी कुछ उसके साथ किए थे और इस वजह से उसका फियांसे उसकी स्टेप बहन के पास चला गया। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए उसकी माँ कहती है उसको अब्रॉड जाने के लिए, उसका पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ भी सब कुछ तब तक सही हो जाएगा। तो ये सब सोच के प्रेजेंट में उसकी माँ को भी डर लग रहा था कि पता नहीं जाओ सुवई को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, पर वो कहते हैं कि मैं सुवई को सबसे ज्यादा जानता हूँ। और बात रहा इन दोनों माँ बेटी का, तो ये लोग किसके साथ क्या क्या किए हैं उसके बारे में किसको ही पता। अब ये सुन के माँ चिल्लाना शुरू कर देती है जाओ पे, पर उसकी प्यारी बेटी उसको कहती है कि माँ चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने पता लगा लिया है, कोई भी अमीर घर के बेटे का जाओ सियान नाम तो नहीं है और इसका कपड़ा तो देखिए गरीबों वाला है, तो हो सकता है कि एक नॉर्मल आदमी हो जो साथ में सोने के बदले पैसा देता हो, ये भी हो सकता है ना कि नाइट क्लब का कोई आदमी हो। इस पॉइंट पे सुवई उन लोग को कहती है कि मेरे हस्बैंड जो भी है जो भी काम करते हो इससे तुम लोग को कोई मतलब, जब तक मैं इनसे प्यार करती हूँ तब तक ये सबसे बेस्ट है, इतना बोल के भगा देती है उन लोग को वहाँ से। और इस पॉइंट पे सुवई का ये बिहेवियर उनको बहुत पसंद आता है। इधर थोड़ी देर में माँ को सर्जरी के लिए लेके जाया जा रहा था, पर माँ पहले ही जाओ को कह देती है कि अगर उनको कुछ हो जाए तो जाओ उनकी बेटी का पूरे जिंदगी ध्यान रखे। अब हाँ वो तो रखेंगे ही, पर माँ को कुछ होना तो नहीं चाहिए ना। तो फिलहाल उनको अंदर लेके जाया जाता है। अंदर सर्जरी होते रहता है, बाहर वो भी काफी परेशान रहती है, तो उसके हस्बैंड उसको थोड़ा सा काम
काम डाउन करते हैं, टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो कहती है पहले मैं कुछ पूछूं, कौन सा जॉब करते हो तुम? अब वैसे फिलहाल वो जिस घर में रह रही थी वो घर छोटा ही था, पर वो लोकेशन काफी अच्छा था, तो घर का दाम तो ज्यादा ही होगा, इसीलिए अंदाजा लगा रही थी कि उनका किस टाइप का काम होगा। पर वो कहते हैं कि मैं अभी अपना छोटा सा कंपनी स्टार्ट किया हूँ। क्या हो गया, तुमको भी उन माँ बेटी की तरह ऐसा लग रहा है क्या कि मैं नाइट क्लब में काम करता हूँ? वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि पास्ट में तुम किसी से प्यार करते थे या फिर फ्यूचर में तुम किसी से प्यार करने वाले हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा शादी है, मतलब हमारा ये रिश्ता है, तब तक हमारे रिश्ते में लॉयल्टी मेंटेन होना चाहिए। फिजिकल लॉयल्टी का बात कर रही थी वो, उसको और कुछ नहीं चाहिए। पर उसके हस्बैंड कहते हैं स्पिरिचुअल लॉयल्टी का क्या? वो कहती है नहीं, उतना ज्यादा नहीं। अब इस पॉइंट पे उसके दिमाग में चल रहा था कि ये लॉयल्टी तो जो दो लोग प्यार करते हैं उनके बीच में होता है ना, पर उन दोनों का रिश्ता तो ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है। तो वो पूछती है कि फिर तुम्हारा क्या है? अभी सुन के पहले तो वो उसको अपना कार्ड देते हैं, मतलब अगर उसको कुछ पैसा का जरूरत होगा तो इसलिए, पर वो पैसा लेने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी कोई जॉब ढूंढ रही थी। पर वो उसको फिर भी अपना कार्ड पकड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो उससे चाहते हैं कि वो उनका थोड़ा घर संभाल दे और अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने का स्किल डेवलप कर ले। अब हाँ, वो समझ रही थी कि मे बी बेड पे, पर कुछ कहती नहीं है। इस पॉइंट पे वो अपना दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं, और वो क्या, तो वो चाहते थे कि सुबह फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से लॉयल रहे उनके लिए। अब इतना सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है कि उसके हस्बैंड उसे इतना कुछ डिमांड करे, पर फिर भी वो हाँ कहती है। इस पॉइंट पे उसको SY कंपनी से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, और ये सुन के तो वो काफी खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने हस्बैंड को भी बताती है कि उसके फेवरेट कंपनी से उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, और ये सुन के उनको भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये कंपनी उनका ही था। अब इस पॉइंट पे डॉक्टर भी बाहर आते हैं, कहते हैं कि सर्जरी अच्छा से हुआ है, पर 48 घंटा तक उनको ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाएगा ICU में। तो ठीक है, पहले तो वो अपनी माँ को देखती है और उसके बाद उसके हस्बैंड कहते हैं घर चलने के लिए। हालांकि वो रात में नहीं आएंगे घर पे क्योंकि उनको बाहर कुछ काम है। वो जाके मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, मतलब अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेली बहन से। वो उन लोगों को बताते हैं कि वो शादी कर चुके हैं। इस चीज से उनके पापा का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इस पॉइंट पे वो अपने डॉग को बुलाते हैं वहाँ पे, और डॉग को देख के उसकी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कहती भी है कि तुम इसको कटवाने के लिए लेके आओ यहाँ पे, इतना ज्यादा करने की हिम्मत कैसे हो गया तुमको? वो कहते हैं कि आपसे तो कम ही हिम्मत है, मेरी माँ से उनका प्यार छीन लिया, आप एक बेटी हो गई आपकी। अब ये सब बकवास तो चलता रहेगा, पर उस डॉग के ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट था, वो दिखाना चाह रहे थे वो उन लोग को, जो कि डेफिनेटली वो लोग नहीं देखते। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे बस आप लोग को इतना बताना था कि मैं मैरिड हूँ और मैंने किससे शादी किया है ये जानना भी आपको जरूरी नहीं है। हाँ, उसकी स्टेप माँ कहती है कि शादी जैसा बड़ा फैसला पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकते हो तुम? पर वो कहते हैं कि मेरी माँ राजी है इस चीज में, तो बस सब उठ के चल देते हैं। अब ये सब खत्म करके वो अपने घर जाते हैं एंड अगेन अपनी वाइफ का नींद खराब करने का सारा इंतजाम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठते तो उनकी वाइफ उनके बेड पे नहीं थी। उनको याद था कि आज सुबह का इंटरव्यू है और इस चीज के लिए उसको अच्छे से रेडी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल तो नीचे आते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी था, और वैसे आज उनका बर्थडे भी था। वो उनको बर्थडे विश करती है। अब उसको कैसे पता? तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट से पता चला। अब ये सुन के भी उनको अच्छा लगता है, और वो जो उनके लिए नूडल्स बनाई थी वो स्पेशली बर्थडे बॉय के लिए बनाया जाता है। ये जान के भी उनको खुशी होता है। और वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो बनाई थी खाना वो भी उनको काफी पसंद आता है। तो वो इतना तो समझ ही गए थे कि उसका कुकिंग स्किल्स काफी अच्छा है, और बात सही भी था क्योंकि उसकी मम्मी का तबीयत खराब रहता था तो खाना वो बहुत दिन से बनाती थी। तो ठीक है, ये सब बात करने के बाद वो रेडी होती है इंटरव्यू के लिए। अब वो पहनी थी स्कर्ट। इस बात पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि SY कंपनी के बॉस को वो फीमेल एम्प्लॉयज पसंद नहीं है जो स्कर्ट पहनती है, तो तुम पैंट्स पहन लो। अब ऐसा नहीं था कि SY कंपनी के बॉस को ये पसंद नहीं था, पर उनकी वाइफ का ऐसा पैर दिखता रही कि उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि बाकी लोग भी तो ताड़ेंगे ना उसको। पर वो पूछती है कि बात तुमको कैसे पता? अब वो कुछ आंसर दे, इससे पहले उसको एक कॉल आता है, पर वो उठाती नहीं। क्यों? उसके हस्बैंड पूछते हैं, जिसपे वो कहती है कि वो तांग का कॉल है। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड याद करते हैं कि जब वो लोग शादी करने जा रहे थे तो वो उनको बताए थे कि 3 साल पहले उसका एंगेजमेंट हुआ था, पर उसकी स्टेप माँ और स्टेप बहन मिलकर उसके फियांसे को चुरा लिए। कैसे? तो उसको मेडिसिन देके किसी और आदमी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मजबूर किए। वैसे अब ये बात तो तय था कि उसके हस्बैंड को ये सारा सच पता था, उसके बाद वो उससे शादी किए हैं, तो इस चीज की वजह से उनके रिश्ते में तो तनाव नहीं आएगा। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये तांग कौन है। ऑब्वियसली उसका एक्स फियांसे जिससे उसका एंगेजमेंट हुआ था 3 साल पहले। तो उसके सामने तो वो कॉल नहीं उठाते, पर जब वो कंपनी चली जाती है तब उस आदमी से बात जरूर करते हैं। पहले पूछते हैं कि वो आदमी है कौन, तो वो अपना नाम तो बताता ही है, पर सुबह का एक्स फियांसे ये बताता है। जिस बात पे सौ कहते हैं कि तुमको अब ये बोलना चाहिए कि तुम सुबह के ब्रदर इन लॉ हो, यानी कि उसके स्टेप बहन के फियांसे हो तुम। ये सुन के तांग उनसे मिलने की बात करता है तो वो भी मान जाते हैं, जाते हैं उससे मिलने के लिए। पर पहले तांग उनका कपड़ा नोटिस करता है, उसके बाद घड़ी, और दोनों देख के उसको अंदाजा हो जाता है कि आदमी अमीर तो नहीं है, पर इतना ज्यादा जाओ में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया ये उसको नहीं पता था, और शायद पता चलेगा भी नहीं। तो वो आके बैठते हैं। तांग उनको 5 मिलियन का चेक देता है ताकि वो सुबह को छोड़ दे। वो कहते हैं तुम मुझे उसे छोड़ने के लिए 5 मिलियन दे रहे हो, उसकी माँ के इलाज के लिए भी तो दे सकते थे ना। इस पॉइंट पे उसको अपना पास्ट याद आता है, जब उसका दोस्त उससे बोल रहा था कि तुमको पता है सुबह के लिए
लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी माँ का सर्जरी, तो तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो पसंद करते हो उसको। पर वो कहता है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ, सुबह एक बार मेरे पास आए, मुझसे पैसे की डिमांड करे, तभी तो मैं उससे भी डिमांड कर पाऊंगा ना कुछ। और वो क्या, तो शादी के बिना ही उसकी मिस्ट्रेस बन जाए और क्या है। प्रेजेंट में वो चेक ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वो जो तांग है वो सू सिंगाई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और इसी कंपनी से उसको सारा पैसा मिला है। और ऑब्वियसली उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है तो उसकी कमाई तो उसी कंपनी से होगा ना। पर वो कंपनी सुबह के नाना नानी का है, जो सुबह के पापा हथिया के बैठे हैं, और इसी वजह से तो उनका दामाद वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब तांग अभी भी उनका दामाद तो था, सुबह का पति नहीं था, पर उसकी सौतेली बहन का पति तो होने ही वाला था ना। पर कायदे से अगर देखा जाए तो ये कंपनी सुबह का होना चाहिए था। अब इसके लिए जाओ क्या करते हैं वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। घर आते हैं तो फिर से शुरू हो जाते हैं, अरे भाई इतना टाइम से अपनी वाइफ से दूर थे तो मिस तो करेंगे ही ना। और ये सारा नजारा तांग भी देख रहा था, उसको तो बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे उनके घर चला जाता है। उनको पता था कि गेट पे कौन होगा, तो वो जाके गेट खोलते हैं। वो सीधे साहु से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसपे सुबह कहती है कि तुम बताओ ना क्या चल रहा है, आधी रात में मेरे घर पे आने का क्या मतलब है तुम्हारा। पर वो बताता है कि तुम्हारा पति मुझसे 5 मिलियन लिया है तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो विश्वास ही नहीं कर रही थी, पर उसके पति कहते हैं कि हाँ मैंने लिया है, पर मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए नहीं लिया है। जो पैसा कायदे से तुम्हारा होना चाहिए था बस वही पैसा तो मैंने लिया है। अब ये सुन के वो कहता है मेरा पैसा वापस दो। वो कहते हैं नहीं है मेरे पास, खर्च हो गया। अब कहाँ खर्च हुआ, तो ये बात वो उस आदमी को नहीं बताते, अपनी वाइफ को बताते हैं। वो सुबह को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट लिया है। हाँ वो अपार्टमेंट छोटा ही है, पर तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो वहाँ पे रह सकती है। और मैंने एक केयर गिवर को भी हायर कर लिया है। एक बार वो रेगुलर वार्ड में ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद वो उनका ध्यान रखेगी और बाकी का पैसा तुम्हारे अकाउंट पे है। अब ये सुन के उसको भी काफी अच्छा लगता है। पर तांग अभी तक क्या कर रहा था। जाओ कहती है कि अब हो गया जाओ, मेरे वाइफ के सेलिब्रेशन में लेट हो रहा है। हाँ ये सुन के गुस्सा आता है पर चला जाता है। तो अब ठीक है, वो अंदर उनको लेके जाती है। वो उनके लिए बर्थडे केक बनाई थी और ये देख के उनको काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ तो होते ही रहेगा, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सिंसेरिटी। एक रिश्ते में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये उन लोगों के रिश्ते में था। अब ये तो रहा एक गिफ्ट, पर उनको तो एक और गिफ्ट चाहिए था, पर वो नहीं दे सकती थी क्योंकि वो बताती है कि वो अपने पीरियड्स फेज में है। अब ठीक है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ पे दोनों का ही मूड खराब हो जाता है उस तांग को देख के। पर कोई बात नहीं, उसके हस्बैंड उसके लिए कॉफी लाने जाते हैं, वो भी आके बैठती है। इतनी देर में उसके स्टेप बहन चिल्लाते हुए उसके पास आती है, पर फॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड उसको साइड कर देते हैं, पर सारा कॉफी उसके ऊपर पड़ जाता है और इस बात पे चिल्लाना शुरू कर देती है। इस पॉइंट पे उसके पास तांग आता है और उसको देख के उसकी बहन कहती है कि तुम मेरे पापा का खाना खाते हो, तुमको इतना हिम्मत कैसे हो गया कि तुम सुबह को 5 मिलियन दे दिए। अब इतना बोल के हाथ उठाने जा रही थी, पर वो उसको ढकेल देता है और उसके हिसाब से इस चीज का सारा इल्जाम वो सुबह पे लगा देती है। वो कहती है सुबह को कि तुम किसी और के साथ सोती हो तो तांग के पीछे पैसों के लिए क्यों पड़ी हो। इस पॉइंट पे साउ उसको याद दिलाते हैं कि तुम गलत बोल रही हो, जहाँ से पैसा आता है ना तुम लोग के पास वो सुबह का ही है। और बात भी सही था, बाकी की लेडीज भी बोलना शुरू कर देती है। आखिरकार वो एक मिस्ट्रेस की तो बेटी थी ना। और इतना ही नहीं, साउ ये भी कहते हैं कि वो 5 मिलियन के बाद वो सुबह ही नहीं गई थी तांग को देने के लिए, वो तांग खुद ही से दिया था हमारे बीच में आने के लिए। और इस चीज का वो प्रूफ भी दिखाते हैं उसको, वो सारा बात रिकॉर्ड कर लिए थे तांग का। तो उसके लिए ये बेटर रहेगा कि वो अपने आदमी पे ध्यान दे, किसी और को ब्लेम करने से पहले। इतना बोल के वो दोनों चल देते हैं। हाँ वो उसको मारती है, पर ठीक है वो भी उसको लेके जाता है। हाँ उसके हस्बैंड उसको डिफेंड किए थे, उससे इतना अच्छा बिहेव करते थे, तो उसको भी समझ पे नहीं आता था कि क्यों करते हैं, पर उसको अच्छा लगता था। और वैसे उसके हस्बैंड डॉक्टर से बात भी किए थे अभी, तो ये भी पता चलता है कि उसकी मम्मी रेगुलर वार्ड में शिफ्ट कर दी गई है। तो वो जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पे वही केयर गिवर आती है जो मिस्टर साव अरेंज किए थे। ये देख के उसको अच्छा लगता है और ये सब होने के बाद वो उसको लेके जाते हैं बाहर खाना खिलाने के लिए। और आज रात वो लोग होटल में ही रुकेंगे, ऐसा भी प्लान था। हमेशा तो घर पे रहते हैं, एक आध दिन बाहर घूमना भी अच्छी बात है। और वैसे भी सुबह को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो आराम से वो लोग रात भर सोते हैं। नेक्स्ट डे वो उसको कहते हैं रेडी हो जाने के लिए, क्योंकि वो उसको एक नाटक दिखाएंगे। अब वो क्या, वो तो उसको नहीं पता, पर वो रेडी होके आ जाती है टाइम पे बाहर। तभी एक रूम का गेट खुलता है और उसमें से निकलती है उसकी स्टेप बहन, उसी मिस्टर हुआंग के साथ नाइट स्पेंड करके। और वैसे वहाँ पे उसकी माँ और वो तांग भी था। जाओ कहते हैं तांग को कि अब तुम अपना एंगेजमेंट फिर से खत्म करने वाले हो क्या उसके साथ, क्योंकि तुम्हारी फियांसे वर्जिन नहीं है। पर एक मिनट, तुम तो इस फैमिली को छोड़ के जा नहीं सकते, वरना तुम्हारा इस कंपनी में पोजीशन भी चला जाएगा, राइट। अब इतना सारा बात से ये तो क्लियरली समझ में आ जाता है सुबह को कि ये सब साव ही प्लान किए है। और सिर्फ सुबह को क्यों, उसकी सौतेली माँ को, तांग को, सबको समझ में आ रहा था। तो उन पे चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। पर साव कहते हैं कि इसमें इतना गुस्सा आने वाली क्या बात है, यही सेम काम तो आप सुबह के साथ भी किए थे ना, और आज अपनी बेटी भी हुआ तो बहुत दिक्कत हो गया आपको। और उसके पापा को कहते हैं कि अब आप मिस्टर हुआंग के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। पर इस पॉइंट पे उसके पापा एक थप्पड़ जड़ देते हैं उसको। और ये देख के सुबह को अपना दिन याद आता है, क्योंकि ये सेम चीज उसके साथ भी हुआ था। और उसी टाइम पे वो तांग भी आता है, जिसको सुबह बोल रही थी कि उसको नहीं पता रात में क्या हुआ उसके साथ, पर इससे उसको क्या मतलब था, उसको ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना, तो बस एंगेजमेंट खत्म। और प्रेजेंट में ये सब देख के उसको भी अच्छा ही लगता है। तो ठीक है, तमाशा खत्म हो गया, वो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। और इस पॉइंट पे वो उसको कहते भी है कि वो ये सब क्यों
करे हैं, क्योंकि वो लोग उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है, तो इतना वो लोग डिजर्व करते हैं। और इससे वो लोग काइंड ऑफ इन लोग के साथ कुछ और करे भी ना, ताकि ये माँ बेटी सही से रह पाए फ्यूचर में। इस पॉइंट पे वो सुवे को कहते हैं कि तुमको क्या लगता है तांग अपना एंगेजमेंट तोड़ेगा उससे? वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, जिस पे वो कहते हैं कि शायद नहीं खत्म करेगा। अब इसका क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि वो तांग ना ही तुमसे प्यार करता है ना ही तुम्हारी बहन से, वो बस अपने पोजीशन से प्यार करता है जिससे उसको पैसा और पावर मिलता है। हाँ ये अलग बात है कि सुबह को ये सारी बातें पहले से पता थी, बच्ची थोड़ी थी वो। और वो भी जाओ को कहती है कि मेरे दिल में उस आदमी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके कंपनी पे। एक डायरेक्टर सेंगबो नाम के आदमी को चुनी थी और दूसरे डायरेक्टर सुवेई को। अब इस बात पे दोनों डायरेक्टर बहस कर दिए। जो सेंगबो को चुनी थी उसको लग रहा था कि सेंगबो एक्सपीरियंस्ड है तो वो अच्छा काम करेगा और जो काम सुवेई जैसे न्यू कमर तो नहीं कर सकती। पर दूसरे डायरेक्टर को सुवेई का पर्सनैलिटी काफी पसंद आया था। काम, स्टेडी, इंटेलिजेंट, हम्बल, सारा क्वालिटी था उसमें। और आज के टाइम पे बहुत टाइप के शोज है, पर वो ऐसा प्रोग्राम प्रिपेयर करने का चूज किया जो ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल पे बेस्ड है। तो इसीलिए उस डायरेक्टर को भरोसा था कि उसका ये प्रोग्राम जरूर हिट होगा। इस बात पे दूसरी डायरेक्टर कहती है कि वो लड़की है, उसका शादी होगा, बच्चा होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे वो छुट्टी लेगी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कंपनी में ऐसे काम थोड़ी होता है। पर इस बात पे साओ कहते हैं कि तुम भी तो एक लड़की हो, ये सारा चीज तुम्हारे साथ भी होगा। इस बात पे वो झट से कहती है कि हाँ मेरे साथ भी होगा, पर मेरे काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस बात पे साओ कहते हैं तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ होगा तब उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा? तुम जानती हो क्या उसको? अब जानते तो कोई नहीं थे कि वो है कौन, पर एक दूसरा डायरेक्टर एक और चीज रिकमेंड करता है। अगर ऐसा किया जाए कि वो लोग दोनों को हायर कर ले और 3 महीने का ट्रायल पीरियड पे रखे, और इस टाइम पे जिसका काम अच्छा होगा, जो विनर होगा, वो परमानेंट हो जाएगा कंपनी में। इस चीज के लिए सब मान जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद साहब अपने केबिन में बैठे थे, तभी वही डायरेक्टर आती है जो सुबह को फेवर कर रही थी। वो उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि आप चाइना शादी करने के लिए आए हैं, पर अगर आपका शादी वाइस प्रेसिडेंट सॉन्ग से होने वाला है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। अब ऐसा क्यों? तो अभी अभी जो लड़की सुबह के पूरा खिलाफ थी वही थी वाइस प्रेसिडेंट सॉन्ग। पर साहब कहते हैं कि नहीं वो नहीं है। अब ये सुन के वो भी खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है वो आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी माँ के साथ अब्रॉड चले गए थे और आपकी माँ डिप्रेशन से जूझ भी रही थी, और उसी टाइम सॉन्गवन आपकी नेबर थी। उसके पेरेंट्स आपकी मम्मी का बहुत हेल्प भी किए थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सबका भरपाई आप कर चुके हैं। अब हाँ इतना बोलने के बाद वो उसको भेज देते हैं काम करने के लिए। इसी पॉइंट पे उनको उनकी वाइफ का कॉल आता है। वो पूछते हैं इंटरव्यू के बारे में। वो कहती है कि नहीं उम्मीद नहीं लग रहा, और फिलहाल वो अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई है। वो कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमको डायरेक्टली ऐसा बोल दिया गया कि तुम हायर नहीं हो। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट वो ज्यादा अगेंस्ट लगी मेरे, और मैंने ये भी सुना है कि SY कंपनी की बॉस की होने वाली वाइफ है वो, तो अगर वो मुझसे नफरत करेगी तो जॉब तो नहीं लगेगा ना। वो कहते हैं कहाँ देखी हो? वो कहती है ऑनलाइन देखे हैं। पर इस बात पे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कनेक्शन से मुझे पता चला है कि SY कंपनी का बॉस के मन में सॉन्गवन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ऐसे भी उस कंपनी के बॉस का शादी हो चुका है। अब ये बात भी बहुत अजीब था कि उसके हस्बैंड का तो बहुत छोटा सा कंपनी है ना, फिर इतने बड़े कंपनी के बॉस के बारे में पता लगाने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज किए हैं, तो इन्फॉर्मेशन सच है या झूठा है एक बार फिर से कंफर्म करती है। वो कहते हैं हाँ पूरा सच है। तो इतना बात होने के बाद कॉल तो कट जाता है। उसके पास सॉन्गवन आती है उनके पास। वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर करते और चल देते हैं वहाँ से वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। इस फ्रेंड को उनके बारे में पता था, मतलब वो मैरिड है, किससे, सब कुछ पता था। तो वो कहता भी है जाओ को कि तुम अपने घर पे अपनी वाइफ को लेके आओ, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं अभी मैं उसको अपना आइडेंटिटी नहीं बता सकता। अब दोनों दोस्त ऐसे ही बात कर रहे थे और साथ में जाओ देख भी रहे थे एक रिंग और एक नेकलेस, जो कि वो इसी दोस्त से मंगवाए थे अभी। और ये रिंग उनकी माँ ही डिजाइन की थी और वो नेकलेस पे उनकी माँ अपनी बहू को देना चाहती थी। तो अब थोड़ी देर बाद जब सुबह घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड तो आए हुए हैं खाना बना रहे उसके लिए। हाँ वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले इतना जल्दी, वरना मैं डिनर बना देती। इस बात पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि खाना तुम ही बनाओ, इतना गिल्ट फील करने का कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और उस टाइम पे वो उसको उसका गिफ्ट दिखाते हैं। पहले उसका वेडिंग रिंग दिखाते हैं। उसको काफी पसंद आता है, पर हाँ ये तो काफी महंगा लग रहा था। पर वो कहते हैं कि नहीं इतना भी कॉस्टली नहीं है, मेरे बजट के अंदर ही है। तो अब ठीक है वो उनको थैंक यू कहती है, पर बस इतना ही। वो पूछते हैं अब इसका क्या मतलब था, उनको किस करना था क्या? वो सोचती है। इस पॉइंट पे वो उसके करीब से देखने लगते हैं, तो वो उनको करीब से देखने लगती है। तो सोचते भी उनको चिक पे किस करना, पर शायद उनको कुछ और अच्छा लगता था। अब अच्छे से किस करने के बाद वो उसको वो रिंग पहना देते हैं ताकि बाकी लड़के उसके करीब न बढ़ पाए। अब ये तो ठीक है, पर वो उनके लिए तो वेडिंग रिंग प्रिपेयर ही नहीं की थी। तो वो कहती है कि मैं आपके लिए खरीद लूंगी कल। अब इसके बाद वो उसको दूसरा गिफ्ट दिखाते हैं जो उनकी माँ उसके लिए भिजवाई थी। अब हाँ वो गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, पर माँ भिजवाई थी तो उसको करना ही पड़ता है, और वो जब मिलेगी तब बात कर लेगी इस बारे में। अब खाने पीने के बाद उनको कॉल आता है उनके असिस्टेंट का, और वो बताता है कि सुई का मेल आया है उसको, जिसमें वो वहाँ काम करने से मना कर दी है। ये सुन के उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस कंपनी में काम करना तो उसका सपना था ना, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि वो उसके हस्बैंड है। एक बार डिस्कस तो करके देखती, या फिर वो उनको अपना हस्बैंड समझती ही नहीं है। अब ये तो वही जाने, पर थोड़ी देर बाद वो बहुत नाराज होकर उसके
पास जाते हैं, जबरदस्ती उसको किस करने लगते हैं एंड देन पूछते भी है कि SY कंपनी ने तुमको कांटेक्ट किया है। वो कहती है हाँ, HR कांटेक्ट किए थे, वो चाहते हैं कि जेंगबो और मैं कम्पीट करूँ, पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तो वो कहती है कि कंपनी में सॉन्गवन जैसे लोग हैं, वो मुझे पसंद नहीं करती। तो अगर मान लीजिए मैं इस कॉम्पिटिशन में जीत भी गई और इस कंपनी में परमानेंट हो गई, फिर भी वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, तो नहीं जाना ही सही है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, एक बार तुम वहाँ पे जाओ तो सही, अगर प्रूफ हो गया कि तुम बेस्ट हो तो सॉन्गवन के लिए तो ये किसी तमाचा से कम नहीं है। अब ये तो ठीक है, पर वो उससे मिली भी नहीं है, वो उससे नफरत क्यों करती है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। इस पॉइंट पे वो उसको फिर से किस कर लेते और काट भी लेते, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे। गुस्सा आती तो है ही, साथ में रूम से बाहर भी निकाल देती है। हाँ, वो गेट के बाहर से उसे कहते हैं कि ठीक है माफ कर दो, पर बहुत गरमाई हुई थी वो। अंदर थोड़ी देर बाद उसको वही डायरेक्टर का कॉल आता है जो उसके फेवर में थी। वो उससे क्वेश्चन करती है कि वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती है। वो सेम रीजन देती है, जिसपे वो डायरेक्टर उसको समझाती है कि उसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हूँ ना। तो ठीक है, थोड़ा और समझाने पे वो मान जाती है और थोड़ी देर में खुश होकर जाके अपने हस्बैंड को पकड़ लेती है। बताती है कि डायरेक्टर यान का उसको कॉल आया था और वो SY कंपनी में उसको इन्वाइट कर रही है और अब वो जाएगी भी। इस पॉइंट पे वो उससे माफी भी मांगते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे तो अपना कंट्रोल खो दिए थे, पर साथ में ये भी कहते हैं कि अगर उसको गुस्सा है तो ऐसे रूम से बाहर ना निकाले, थोड़ा डांट दे सुना दे इतना चलेगा, पर खुद से दूर ना करना। वो कहती है मैंने कहा अलग किया है, मैं तो बस चाहती थी कि तुम गेस्ट रूम में जाके सो जाओ, पर ये भी उनके लिए अलग करने से कम नहीं था। अब ठीक है, इन लोग का तो चलता रहेगा। पर नेक्स्ट डे वो जाती है रिंग खरीदने के लिए उनके ऑफिस जाने के बाद। वहाँ उसको जो रिंग पसंद आता है वो ले लेती है और ये करते उसको सॉन्गवन देखती है। उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसको गुस्सा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि जब से सुबह का टॉपिक कंपनी में छिड़ा है तब से मिस्टर शाह उसको अवॉइड करने लगे हैं। तो वो भी चाहती थी सुबह को मजा चगाना, पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि आप रुकिए मैं जाती हूँ। वो जाती है अंदर, सुबह का इंसल्ट करना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम इतनी गरीब टाइप की लग रही हो, इस ज्वेलरी स्टोर से क्या खरीदना है तुमको, और इतना महंगा चीज तुम अफोर्ड भी कर सकती हो क्या। अब ऐसे ही बोल बोल के दिमाग खा रही थी। तब वो भी कहती है कि तुम्हारा भी ज्वेलरी कुछ खास महंगा लग नहीं रहा है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट सॉन्ग भले अमीर हो गए, पर तुम तो उनके आगे पीछे तुम ही लाती हो ना। अब ये उसका इंसल्ट था। वो चली जाती है वहाँ से और जाके सारा बात सॉन्गवन को भी बताती है, पर फिलहाल वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी चली जाती है वहाँ से। यहाँ से वो हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पे भागते हुए उसके हस्बैंड भी आते हैं और आते ही रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। वो भी पहना देती है, उनको पसंद भी काफी आया था, तो रिंग पहन के वो चले जाते हैं अपने काम पे वापस। अब ये सब खत्म करके वो अपनी माँ के पास जाती है तो उनको होश आ चुका था। उसकी माँ सीधे कहती है एक लॉयर ढूंढने के लिए, अगर वो अपना कंपनी वापस नहीं ले सकती है तो उन लोगों को मजा तो चखाएगी ही। हाँ, पहले वो कुछ नहीं की क्योंकि वो उसके पापा थे, पर अब जब वो अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं तो वो भी सब कुछ कर सकती है। हाँ, वो अच्छे से रिकवर नहीं हुई थी अभी तक, पर सुबह थी ना उनका ध्यान रखने के लिए, तो वो लॉयर को जरूर कांटेक्ट करेगी। इधर सॉन्गवन आती है उनके केबिन में, उनसे माफी मांगती है मीटिंग रूम में जो भी हुआ उसके लिए। फिर अचानक से उसका ध्यान जाता है उनके उंगली पे, मतलब वो रिंग पहने हुए थे ना। ये देख के उसको समझ में आ जाता है कि उनका शादी हो चुका है, पर किससे, अब उसको ये जानना था। वो उनसे पूछती है पर वो बताते ही नहीं है और ये भी क्लियर कर देते हैं कि वो उसको पसंद नहीं करते। अब वो उनके पीछे नहा धो के पड़ी हुई थी, इसमें वो क्या कर सकते थे। वैसे सेम क्वेश्चन वो उनके असिस्टेंट से भी करती है कि उनका किससे शादी हुआ है, पर असिस्टेंट भी कुछ भी नहीं बताता। अब ये सब खत्म करके जब वो अपने घर आते हैं तो उनकी वाइफ अलग ही चीज से परेशान थी। वो क्या, तो वो एक एक्टर का बात करती है और अब रूमर्स ये था कि उस एक्टर की गर्लफ्रेंड है सॉन्गवन, न कि SY कंपनी की बॉस की। अब उसको ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक्टर इतना परफेक्ट है, उसकी गर्लफ्रेंड ये सॉन्गवन कैसे हो सकती है। इतना ना बड़ाई करती है उस एक्टर का कि उसके हस्बैंड पूछते हैं कि वो तुम्हारा क्रश है क्या। वो कहती है हाँ तो क्या, इतना परफेक्ट हैंडसम आदमी किसका क्रश नहीं होगा। वो कहते हैं मैं नहीं हूँ क्या। अब हाँ थे तो, और वो समझ भी रही थी कि वो जल रहे हैं, तो वो टॉपिक चेंज करती है। वो कहती है कि मैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल प्रोग्राम पे काम कर रही हूँ ना, उसमें मैं सोच रही थी उसी एक्टर को इन्वाइट करने का एज अ जज, पर उसकी गर्लफ्रेंड तो सॉन्गवन है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत सोचो, उसका और सॉन्गवन का वैसा रोमांटिक रिश्ता नहीं है, वो भी उसको पसंद नहीं करता। अब उनको कैसे पता, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है उस एक्टर से मेरा, हम दोनों दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं अब्रॉड में, और मैं तुमको लेके चलूंगा उसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तब तुम उसको इन्वाइट कर लेना जज के तौर पे। ये सुन के वो भी काफी खुश हो जाती है। इधर उसके पापा आते आते उसकी स्टेपमा को एक चाटा लगाते हैं क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की वजह से एक और बिजनेस डील हाथ से चला गया। अब वैसे उसमें उसकी स्टेपमा का भी कोई गलती नहीं था, पर बस अपना भड़ास निकालना चाह रहा था। पर अब वो सोच लेते कि उनको मिस्टर साउ से पर्सनली जाके बात करना चाहिए, तो वो जाते भी है और अपने कंपनी में हेल्प करने के लिए कहते हैं उनको सुबह के लिए। पर साउ कहते हैं कि आपका और सुबह का क्या रिश्ता है। अब वो इसीलिए भी पूछे थे क्योंकि उस टाइम पे वो सुबह से सारा रिश्ता खत्म कर दिए थे। वो ये भी कहते हैं कि आप उसके साथ गलत किए, मतलब मेरे साथ गलत किए, तो जो बोलना है जल्दी बोलिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं लड़ाई हुआ है क्या तुम दोनों का। वो कहते हैं नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं है। अब इस बात पे उसके पापा उसका बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो पहले से जानता था तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच नहीं हो, वो इतनी बोरिंग है, इतना डल है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और फ्यूचर में आप दोनों का बच्चा भी हो जाएगा ना तो वो बिल्कुल अपने बच्चे से ही चिपकी रहेगी, आप पे तो ध्यान ही नहीं
देगी, आप क्या ब्रेकअप करने वाले उससे? तो मैं आपको अच्छी अच्छी लड़की से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। अब ये सुन के उनका दिमाग गर्म। वो कहते हैं आप इतना नफरत करते हैं सुबह से, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? अब इसका क्या मतलब था, उसके पापा पूछते हैं, क्योंकि वो ही तो कहना कि वो और सुबह परफेक्ट मैच नहीं है एक दूसरे से। इस बात पे वो कहते हैं कि वो मुझे बेड पे आने नहीं दी, वो मुझे रूम से निकाल दी, इसी वजह से मैं गुस्सा था उससे। पर बात ये भी था कि वो उसकी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी चला रहा है वो सुबह के नाना जी का कंपनी था, तो वो उस कंपनी का नुकसान भी होने नहीं दे सकते थे। वो कहते हैं उसके पापा को कि मैं आपको एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा जो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, पर इसके लिए तियान और आपकी प्यारी बेटी को माफी मांगना पड़ेगा नील डाउन होके, और कंपनी का इनहेरिटेंस राइट्स सुबह को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर इतना आप कर सकते हैं तो मेरा फ्रेंड आपका हेल्प कर देगा। इतना बोल के वो चल देते हैं वहाँ से। और वहाँ से जाने के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को काम था उससे। जी हाँ, वो एक्टर कोई और नहीं, उनका वही फ्रेंड था जिससे वो एक बार मिले भी थे। अब ये बात जब वो अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो तो अच्छा अच्छा ड्रेस निकालने लगती है, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं ये पूछ पूछ के अपने हस्बैंड का दिमाग खराब करने लगती है। ये उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके सामने सच धज के आने के लिए तो वो कभी इतनी एक्साइटेड नहीं हुई थी, फिर आज क्यों हो रही है? अब उसके दिमाग में चल रहा था कि वो ऐसे आदमी से मिलने जा रही है जिसको उसको इन्वाइट करना है, तो अच्छे से ड्रेसअप तो होना ही होगा ना। पर ये बात उसके हस्बैंड को कौन समझाएगा? पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ कुछ दिन बाद, तो तुम मुझे जब पिकअप करने आना एयरपोर्ट पे तो ऐसे ही बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो ठीक है, वो भी हाँ बोलती है। उसके बाद वो उसको चूज करके देते हैं एक ड्रेस, और उसी जैसा ड्रेस खुद भी पहनते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के सामने बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो दोनों के बीच में बहुत प्यार है। अब थोड़ी देर बाद दोनों मिलने जाते हैं उस एक्टर से, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, हैंडशेक भी करती है। और ये देख के उनकी फ्रेंड को साफ साफ पता चल रहा था कि मिस्टर जाओ जल रहे हैं, तो क्यों ना और जलाया जाए। वो साथ में फोटो खींचने की बात करता है, पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि हम ही दोनों आज तक एक फोटो नहीं खींचे, तो तुम क्यों खींचोगे, तुम हम दोनों का फोटो खींचो चलो। तो ठीक है, फिर वो भी खींचने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसी मोमेंट पे वो उसको किस करते हैं और फोटो ऐसे ही कैप्चर होता है। अब ये सब सुबह के लिए थोड़ा सा अजीब था, पर फिर भी वो अपने हस्बैंड को कुछ कहती नहीं है, रेस्टरूम भाग जाती है। अब जब रेस्टरूम से आती है तो वो एक्टर उससे कहता है कि मैं जज बन के आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, चिंता मत करो, मैं कोई सर्विस फी नहीं लूंगा। अब ये सुन के वो कहती है ऐसा थोड़ी होता है, मैं अपनी कंपनी को कांटेक्ट करूंगी आपके लेबर कॉस्ट के लिए। वो कहते हैं नहीं नहीं जरूरत नहीं है, अगर SY कंपनी के बॉस अपना नया खरीदा हुआ स्पोर्ट्स कार देने के लिए मुझे रेडी हो जाएंगे तो फिर लेबर कॉस्ट का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये तो सुबह को ऑब्वियसली मजाक लग रहा था, क्योंकि वो अभी तक जानती भी नहीं थी कि SY कंपनी के बॉस है कौन, तो उसके लिए तो मजाक ही हुआ ना। और वो भी कहते हैं कि हाँ मजाक ही है, पर SY कंपनी के बॉस को पता था कि ये मजाक नहीं है। वो मैसेज करते अपने फ्रेंड को कि बटलर के पास चाबी है, जाके ले लेना उससे। अब ये सब होने के बाद वो तो चली जाती है, पर तब वो अपने फ्रेंड को कहते हैं त्यांची का नंबर देने के लिए। अब ये त्यांची कौन थी और इसका नंबर क्यों चाहिए? तो त्यांची एक लॉयर थी, और सुबह की मम्मी लॉयर ढूंढ रही थी ना, वही प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज के लिए, तो इसीलिए वो चाह रहे थे त्यांची को इंट्रोड्यूस करवाना सुबह की माँ से। तो ठीक है, ये सब बात करके वो अपने घर पे आते हैं। अभी भी वो उस एक्टर का बड़ाई ही करते नहीं थक रही थी। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने क्या कहा था, हमारी शादी में स्पिरिट का लॉयल होना भी बहुत जरूरी है। अब उसके हिसाब से तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, पर उसके हस्बैंड के हिसाब से तो नहीं था ऐसा। वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट जब वो हॉस्पिटल आती है तो उसको बताया जाता है कि मिस्टर जाओ के दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। अब मिलने से पहले वो अपने हस्बैंड को कॉल करके ये बात बताती है, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ वहाँ पे। वहाँ पहुँचती है तो दादाजी का घर देखती है। देख के उसको पता चलता है कि जाओ के दादाजी अमीर है। जाके उनको मिस्टर जाओ बोल के ग्रीट करती है। इस बात पे वो बताते हैं कि उनका सरनेम जाओ नहीं है, उसके हस्बैंड के पेरेंट्स का बहुत साल पहले डिवोर्स हो गया था और वो अपनी मम्मी का सरनेम लिए थे, अपने पापा का नहीं। तो क्या ये सारी बात वो तुमको नहीं पता है? वो कहती है नहीं। जिसपे दादाजी कहते हैं कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही नहीं होगा, वरना फैमिली मैटर कौन नहीं बताता है। वो कहती है कि हो सकता है ऐसा। ये सुन के दादाजी को लगता है कि वो तो उन दोनों का रिश्ता खराब करना चाह रहे थे, पर वो तो नाराज ही नहीं हुई है सुन के। तो अब इसके बाद वो कुछ नहीं कहते, सीधे खाना खाने चलने के लिए कहते हैं। इस बात पे सुबह को लगता है कि इनके दादाजी सेटिस्फाइड हो गए क्या मुझसे? अब ये तो उसको नहीं पता, लेकिन बैठती है खाना खाने के लिए। दादाजी कहते हैं कि ये लड़का भी बहुत अजीब है, शादी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया, हमें बताया भी नहीं। वो कहती है हाँ हाँ उनकी गलती है। अब ऐसे आंसर का एक्सपेक्टेशन नहीं था दादाजी को उससे, तो वो दूसरा चाल चलते हैं। उसको 10 मिलियन का चेक देते हैं उसको डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि दादाजी सेटिस्फाइड नहीं थे सुबह से। वो चेक ले लेती है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि सुबह पैसे की लालची है, पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, पर मैं उनको डिवोर्स नहीं दे सकती। हमारा शादी वो इनिशिएट किए थे, तो ये वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। उसके हस्बैंड उसका इतना हेल्प किए, तो इतना रेस्पेक्ट तो वो दिखाएगी ना अपने हस्बैंड को। अब उसका ये सारा बात सुन के दादाजी काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, पर वो बोलती रहती है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने पोते से खुद से बात कर सकते हैं। अगर वो आके मुझे बोलेंगे डिवोर्स देने के लिए तो मैं दे दूंगी। उसी वक्त वो आके कहते हैं कि डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत। वैसे वो बहुत नाराज थे, और इस बात पे दादाजी भी उनको सुना देते हैं कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता घर पे आके डिनर करने का, इतना क्या बिजी हो गए। तब सुबह को समझ में आता है कि दादाजी तो उनको डिनर पे बुलाना चाह रहे थे। अब जब आ ही गए हैं तो जाओ
जाओ कहते हैं कि डांट सुनाने के बजाय खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। अब वो लोग खाना तो खाने लगते हैं पर दादाजी बच्चों की बात करते हैं, मतलब उन लोग का शादी हो गया, बच्चा प्लान करना चाहिए। पर जाओ बताते हैं कि हमारा मैरिड लाइफ एंजॉय करना भी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा बात ये कि उनकी वाइफ को अभी नया जॉब मिला है तो वो अपने करियर में बिजी है। अब ऐसा आंसर सुन के किसके ही दादाजी रिलैक्स्ड होंगे, उसके भी दादाजी डांटते हैं उनको, 30 का हो गया है, बच्चा कर लो, तुम मुझे रिग्रेट के साथ मारने वाले हो, ये वो बहुत कुछ सुनाते हैं। वो फिर से मना करते हैं तो दादाजी कहते हैं कि क्या हो गया, तुमसे हो नहीं पाएगा क्या। अब हाँ, हंसने वाला बात था पर ठीक है, सब लोग खाना खाओ पहले, वो कहते हैं। अब रात में वो अपने पोते को बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। वैसे ये बात मिस्टर जाओ जानते थे, पर उनके दादाजी अभी पूछते हैं कि तुम कंपनी कब लौट रहे हो। वो कहते हैं एक बार मेरा और सुबह का रिश्ता स्टेबल हो जाए उसके बाद। दादाजी कहते हैं कि इसीलिए तो बोल रहा था बच्चा कर लो, पर उनकी मम्मी का भी तो बेटा हो चुका था ना, उसके बाद उसके पापा का डिवोर्स हो गया मम्मी से, तो बच्चा होना स्टेबल रिश्ता का सोल्यूशन तो नहीं है। पर ये सुन के दादाजी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमको क्या लग रहा है सुबह चीट करेगी तुमको। अब ये वो कैसे बता सकते हैं, पर ये तो उनका लव लाइफ है ना, उनको अपने कंपनी को तो संभालना चाहिए ना। पर वो कहते हैं कि अगर मेरा लव लाइफ ही खराब है तो मैं अपने करियर पे कैसे फोकस करूंगा। अब ये सब तो ठीक है, पर घर आते ही शुरू हो जाते हैं वापस से, अपनी वाइफ को लेके आते हैं रूम में, तभी उसके फोन पे कॉल आता है किसी का, उसको उठाने ही नहीं दे रहे थे, खुद से कॉल उठा के स्पीकर पे रखते हैं, तब पता चलता है कि तांग का कॉल है। वो उसे माफी मांगने के लिए कॉल किया था, कह रहा था कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, नहीं भूल पा रहा है उसको। हाँ, वो भी आंसर देना चाह रही थी कुछ उसको, पर वो उसको किस करते रहते हैं। एंड देन तांग को कहते हैं कि अब सुन लिया कि कुछ और भी सुनना बाकी है, पर वो उनको दूर करती है, कहती है पागल हो गए हो क्या तुम। वो कहते हैं हाँ उसकी वजह से, पर तुम ये बताओ कि तुम ये क्यों बोली कि तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए मान जाओगी अगर मैं बोलूंगा तो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है हमारे बीच में तो एक बार पूछने तो आओगी, इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अब इसका आंसर तो वो कुछ नहीं देती, पर वो अपना इनकम्प्लीट काम कंप्लीट करते हैं, और वो भी थोड़े देर नहीं पूरे नाइट, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको बिजनेस ट्रिप पे जाना था। तो अब थोड़ी देर में रेडी पेडी होके आते हैं, उसको उसी लॉयर के बारे में बताते हैं। वो फीमेल लॉयर थी, उनकी कॉलेज फ्रेंड थी और ऐसे केसेस को डील करने में बहुत परफेक्ट थी। अब फीमेल लॉयर का नाम सुन के उनको तो लग रहा था कि उनकी वाइफ को जलन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सोचती है कि कितने अच्छे है ना मेरे हस्बैंड, ताकि माँ को उनसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए उनका खूब बड़ाई कर देती है, बहुत अच्छे से थैंक यू भी बोलती है। पर अब उनको लगता है कि इसको जलन नहीं हो रहा है क्या, ये किसी और से प्यार करती है। अब नहीं, ऐसा तो वो होने नहीं दे सकते थे, उनको इस रिश्ता में प्यार जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। तो उसको फिर से किस करने लगते हैं। हाँ, वो थोड़ा नाराज हो जाती है, पर कहती है कि ध्यान से जाना। वो भी कहते हैं कि ठीक है मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। अब जब जा रहे थे तब भी अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे, और ये चीज असिस्टेंट भी नोटिस कर रहा था। इस पर भी उनको मैसेज आता है उसी लॉयर फ्रेंड का एक स्क्रीनशॉट के साथ। उनकी फ्रेंड कह रही थी कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों थोड़ी देर बात भी किए, और क्या बात किए ये वो खुद भी देख सकते थे। वैसे उन दोनों के साथ होने से उनकी फीमेल फ्रेंड बहुत खुश थी। अब वहाँ जब पहुंच जाते हैं तब उनकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है, उनको बता देते हैं कि सही से पहुंच गए। वो भी कहती है कि उस लॉयर से मेरा बात हुआ। वो कहते हैं कि वो बता रही थी क्या कि मैं उसको परसों किया हूँ एक टाइम पे। वो कहती है हाँ बताया ना उसने, और इसके बाद कहती है कि जो सारी बातें उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मेरे सामने जो आदमी है वो तो कम्प्लीटली अलग है। इस बात पे वो कहते हैं कि किसी और लेडी के सामने और अपनी वाइफ के सामने लोग एक ही जैसा कैसे बिहेव कर सकता है। तो ठीक है, ये सारी बातें होके दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर अब सुबह ही अपने हस्बैंड को मिस जरूर कर रही थी। अब नेक्स्ट डे वो और उसकी माँ उस घर में भी शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब माँ ठीक हो चुकी थी अब, और ये देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उनका खुद का घर होगा ऐसा वो सोची नहीं थी। और वैसे कुछ दिन तक वो इसी घर में रहेगी जब तक उसके हस्बैंड लौट नहीं जाते, और सिर्फ वही दोनों क्यों केयर गिवर भी आती है, क्योंकि अब उसकी माँ का ध्यान उसी को तो रखना था। इधर दोनों माँ बेटी बात करना शुरू करती है। बातों ही बातों में सुबह त्यांशी के बारे में बताती है अपनी मम्मी को, मतलब उसके हस्बैंड की फीमेल फ्रेंड थी जिसको एक टाइम पे वो परसों भी किए थे। ये सब सुन के उनको बहुत अजीब लगता है, पर सुबह कहती है कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। जाओ के मन में त्यांशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और त्यांशी प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, इसीलिए बस वो उसको कांटेक्ट किए हैं। अब हाँ, वैसे ये बात सही था, पर उसकी माँ का दिल समझे तब ना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो जाती है एसवाई कंपनी अपने काम के पहले दिन। वहाँ पे पहले वो सेंगवो नाम के आदमी का फॉर्मेलिटीज चल रहा था, तो उसको देख के वो भी ग्रीट करती है, पर वो काफी अजीब तरीके से उससे बात करता है। ये देख के वो मैनेजर सुबह को कहता है कि आप जाके बैठो, इसका हो जाता है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, तो मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके चलता हूँ। अब ये सुन के वो तो चली जाती है, पर उस सेंगवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी उसको छोड़ के इस न्यू कमर को ये लोग क्यों ले रहे हैं। मतलब लड़की लोग के पास तो और भी ऑप्शन होता है ना जॉब पाने का, तो उसको ऐसा ही लग रहा था कि सुबह भी कुछ करी होगी। अब थोड़ी देर बाद वो जाके ऐसे ही काम कर रही थी, तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है। उसको पूछते हैं पहला दिन कैसा रहा उसका। वो भी बताती है कि अच्छा है, और मैंने सुना है यहाँ के कैफेटेरिया में खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। तो इस बात पे वो भी उसको बता ही देते हैं कि कौन सा खाना वहाँ पे सबसे अच्छा है। हाँ, ये बात उनको कैसे पता, तो बस उनके फ्रेंड से पता चला। तो वो पहुंच जाती है खाना खाने के लिए। इस पॉइंट पे वहाँ पे सोंगवन भी आती है, और उसका रिंग देख के उससे क्वेश्चन करती है कि ये रिंग उसके पास कहाँ से आया। वो कुछ नहीं बताती, तो वो उसका हाथ लेके जबरदस्ती देखने लगती है, क्योंकि वो याद करती है कि ऐसा सेम रिंग वो मिस्टर जाओ की मम्मी को डिजाइन करते देखी है, और उसमें SW भी लिखा है, जिससे उसको लग रहा था कि शायद वो उसका नाम हो
सॉन्गवन, पर उनकी मम्मी शायद सुवेई लिखना चाह रही हो, मतलब SW। तो यही नाम देखने के लिए प्रेजेंट में वो जबरदस्ती उसके उंगली से वो रिंग निकालने की कोशिश करने लगती है, पर अब उसको भी गुस्सा आ जाता है कि वो कर क्या रही है। सुवेई कहती है कि ये मेरा वेडिंग रिंग है, मेरे हस्बैंड दिए है मुझे। अब हाँ, इतना तमाशा देख के वहाँ से जाने लगती है, पर सुवेई कहती है कि आप जूस मेरे ऊपर गिरा दी, मेरा रिंग भी जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही थी, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अब उसको तो डेफिनेटली मन नहीं था, पर उस टाइम पे वही मैनेजर आता है और शायद इस मैनेजर को पता था कि एक्चुअल में सुवेई है कौन। तो वो सॉन्गवन को कहता है कि आप इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, अपने ओहदे के नाते एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करना चाहिए ये आपको आना चाहिए। तो आरा तिरछा मुंह बना के सॉरी बोल ही देती है। अब ऐसे ही दिन कट रहा था। एक दिन उन लोगों का मीटिंग होता है जिसमें डायरेक्टर यान को सुवेई का प्रपोजल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर जेंगबो का प्रपोजल कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसको अपने प्रपोजल में चेंजेस करने के लिए कहा गया था इंटरव्यू के टाइम पे, पर वो अभी भी कुछ भी नहीं किया था। तो इस बात पे डायरेक्टर यान कहती है कि अगर 3 दिन में तुम सब कुछ सही नहीं किए तो ऑटोमेटिकली तुमको ये कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब 3 दिन बाद मिलते हैं। मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, सुवेई भी जाने लगती है, पर वो जेंगबो उसको रोकता है। वो कहता है कि तुम जोंगी को पसंद करती हो ना, इसलिए वो बार बार तुमसे पूछता है, तुम्हारी हेल्प करता है सारी चीजों में। वेट, अगर आपको नहीं पता कि जोंगी कौन है तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर फिलहाल वो कहती है कि मैं HR डिपार्टमेंट में किसी को नहीं जानती और उसके अलावा मैं मैरिड हूँ, तो मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। पर वो कहता है कि मैरिड होने से क्या होता है, मैरिड होने के बावजूद भी दूसरे लड़कों के साथ तो हुकअप किया ही जा सकता है ना। ये बात पे वो बहुत चिल्ला देती है उस पे और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही घर जाके अपना काम कर रही थी, तभी आधी रात में उसके हस्बैंड का कॉल आता है। उठाते उठाते गरमा जाती है कि तबीयत खराब करने का कोई शौक है क्या आपको, पूरा पूरा रात जाके सिर में दर्द क्यों करवाना है, और वैसे भी मुझे वीडियो बनने का कोई शौक नहीं है। अब ठीक है, वो कहते हैं कि मैं ऐसा तुमको कुछ नहीं बना रहा हूँ, पर तुम बताओ कि काम कैसा चल रहा है। अब ठीक है, जो भी कंपनी में उसको काम दिया गया था उसके बारे में वो अपने हस्बैंड को बताती है, पर साथ में कहती है कि आप जानते हो क्या जेंगबो को। वो कहते हैं क्यों, वो कुछ नहीं बताती इसके आगे। पर अब उनको समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो कॉल करते हैं अपने मैनेजर को और कहते हैं पता लगाने के लिए कि जेंगबो के साथ कोई बहस हुआ है क्या सुवेई का। अब ठीक है, मैनेजर CCTV फुटेज चेक करता है और वो बहस उसको दिख भी जाता है, पर उसको सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का हो रहा था कि वो जेंगबो उस आदमी का नाम जोड़ दिया सुवेई के साथ। जी हाँ, यही था सॉन्गी। अब जो भी था कुछ कर तो सकता नहीं था। वो वीडियो क्लिप मिस्टर जाओ को भी भेजता है और इतना ही नहीं, अब मिस्टर जाओ को ये भी जानना था कि वो जेंगबो पहले कौन सी कंपनी में काम कर चुका है और उसका वहाँ कैसा परफॉर्मेंस था। अब ये सब तमाशा तो चल ही रहा था, तभी उनके फोन पे एक फोटो आता है। ये उनकी फ्रेंड त्यांची भेजी थी और वो काफी हंसते हुए बता रही थी कि तुम्हारी सासू माँ एक दूसरे लॉयर को हायर की है। उनको शक है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं है और इसी के लिए मैं उनको कुछ उल जलूल सजेशन न दूं, तो इसीलिए किसी दूसरे लॉयर को हायर किया ये पता करने के लिए कि मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या नहीं। और वो जो फोटो भेजी है ना, उसमें वो आदमी वो लॉयर ही है, पर ये लॉयर त्यांची का ही स्टूडेंट है। ये बात उसकी मम्मी को थोड़ी पता है। पर ठीक है, त्यांची कहती है कि मैं सही में चाहती हूँ उनकी हेल्प करना, पर अगर वो लोग ही नहीं चाहते मेरी हेल्प लेना तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये सब सुन के वो भी अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि मैं चाइना वापस जाना चाहता हूँ। भाई दूर रह के कितना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कोई आदमी। घर आते हैं तो उनकी वाइफ उनको देख के काफी खुश हो जाती है। हाँ, पहले तो कोई ज्यादा बात नहीं करते, सीधे चले जाते हैं नहाने, क्योंकि उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। अब इतना दिन दूर रह दे तो करीब तो आएंगे ही। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके हस्बैंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, उसको जगाते हैं नींद से और आज वो खुद ही उसको ऑफिस छोड़ने जाएंगे। साथ में ये भी पूछते हैं कि त्यांची से सारा बात हो गया। इस बात पे वो कहती है कि मेरी माँ उनसे हेल्प नहीं लेना चाहती थी तो दूसरा लॉयर हायर की, पर मुझे ऐसा लगता है कि त्यांची अच्छी है, मतलब उसको ज्यादा पता है इन सब चीजों के बारे में, तो मैं तो उन्हीं को हायर करना चाहती हूँ। वैसे ही सुन के उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मेल लॉयर से कुछ ज्यादा ही बात कर रही है, लेकिन उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो खुद ही फीमेल लॉयर को चूज कर ली, यानी कि त्यांची को चूज कर ली। तो इस पॉइंट पे वो कहती भी है कि मैं अपनी मम्मी से बात कर लूंगी और कहूंगी कि त्यांची को ही हायर करने के लिए वापस से। वैसे उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो इसी वजह से, पर मुझे पता है कि आप लोग इस तरीके के इंसान नहीं है, आप लोग के बीच में सिर्फ काम का ही बात होता है। अब ये सुन के वो सोचते हैं कि अगर इसको सच में पता चलेगा कि मैं त्यांची को क्यों लेके आया हूँ तो मैं मजाक ही बन जाऊंगा इन लोग के सामने। वैसे आपको पता है कि वो त्यांची को क्यों लेके आए थे? वो इसीलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि फीमेल लॉयर है और उनकी वाइफ को पता चलेगा कि ये फीमेल लॉयर उनकी फ्रेंड थी तो उसको जलन फील होगा, पर उसको तो काम के अलावा और कुछ फील ही नहीं होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस जाती है तब उसकी कलीग्स उसको बताती है कि वो जेंगबो वो जो कांड कर रहा है ना, अब सबको पता चल चुका है। अब वो कांड क्या क्या कर रहा है, तो उसका पहले का जो पोजीशन था ना उसका भी वो बहुत फायदा उठाया है और ऐसे ही करके एक दो जगह और काम किया है, वहाँ पे सिर्फ कॉपी ही किया है। और एक कलीग तो ये भी बताती है कि उसका घर जो उसके नाम पे है उस घर का ओनरशिप सॉन्गवन ट्रांसफर की थी उसको, इसका ढेर सारा एविडेंस भी है और उन दोनों का रिश्ता भी सेडी ही है और इस कंपनी में भी वो जेंगबो सॉन्गवन की वजह से ही तो आया है ना, तो ये सारी बातें भी सच ही होगा। और इससे भी बड़ा वो ये बात बताता है कि सॉन्गवन को सस्पेंड कर दिया गया और जेंगबो को फायर कर दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है ये न्यूज जेंगबो को भी पता था, तो वो उसी मैनेजर जोंग से बात करता है। मैनेजर जोंग उसको कहते हैं कि तुम जो कांड किए हो ना कंपनी में, इतना काफी है तुमको निकालने के लिए और वैसे अभी भी तुम इंटर्नशिप पीरियड में ही थे तो तुम जितना काम किए उसका पेमेंट तुमको मिल जाएगा। अब वो कहता है कि मैंने आपका नाम जोड़ा सुवेई
के साथ, तो इसके वजह से आप ये सब करेंगे मेरे साथ। वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ पर तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम सुवेई का नाम किसी के साथ जोड़े। वो मैरिड लड़की है, उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सारी चीजें। वो कहता है कि उसका हस्बैंड इतना केपेबल है क्या? कौन है उसका हस्बैंड? मैनेजर जोंग नहीं बताते। वो कहता है पर मेरा सोंगवन के साथ कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं है, तो फिर मुझे क्यों फायर किया जा रहा है? वो कहता है कि मेरा भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है सुवेई के साथ, पर तुम तो बदनाम किए ना। अब चलो बकवास एक तरफ पर सच एक तरफ, वो निकाला जा चुका था तो था। इधर सोंगवन का भी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म था, पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है अब्रॉड जाने का, क्योंकि वहाँ पे मिस्टर जाओ की मम्मी थी। तो अगर वो उनकी मम्मी के सामने थोड़ा सा अच्छा बनने का नाटक कर लेगी और उनकी मम्मी को इम्प्रेस कर देगी, तो मिस्टर जाओ की मम्मी उनको बोलेगी ना सोंगवन से शादी करने के लिए। अब पता नहीं सोंगवन को ऐसा क्यों लगता है, पर देखते हैं ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। इधर जाते जाते वो माफी मांगता है सुवेई से और कहता है कि अपने हस्बैंड को भी बोल देना, मैं उनसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। वो कहती है हाँ तुमको माफी तो मांगना चाहिए मेरे हस्बैंड से, वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और परफेक्ट लवर भी है, और तुम्हारे वाहियात बातों की वजह से उनको बहुत हर्ट हुआ, मुझे भी बुरा लगा उनके लिए और तुमको तो लगना ही चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? मतलब उनसे बोलो कि मुझे छोड़ देने के लिए, मैं सच में तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा। अब इस बात का मतलब उसको समझ में नहीं आता, जिस बात पे सेंगबो कहता है कि इन सबके पीछे तो तुम्हारा पति है ना। सुवेई को लगता है कि मजाक चल रहा है क्या, इसलिए कुछ बोलती नहीं है, पर सेंगबो कहता है कि अगर हेल्प नहीं करना है तो मत करो ना, मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट क्यों कर रही हो, इतना बोल के चल देता है। उस टाइम पे एक कलीग चिल्लाना शुरू कर देती है, मतलब गुड न्यूज था। वो कहती है कि कंपनी के बॉस सभी के अकाउंट में 5270 यॉन ट्रांसफर किए हैं बोनस के तौर पे, और बात भी सही था, बाकी लोग कंफर्म भी करते हैं कि हाँ उनके अकाउंट में आ गया, पर इतना स्पेसिफिक अमाउंट क्यों, मतलब 5270? इस बात पे एक कलीग बोलता है कि 52, इसका मतलब तो ये होता है ना कि वो अपना रिश्ता शुरू किए हैं या फिर उनके रिश्ते में कुछ अच्छा हो रहा है। इस पे एक लड़की बोलती है पर वो तो मैरिड है ना। कोई बोलती है सोंगवन से, फिर कोई बोलती है नहीं सोंगवन से नहीं हो सकते, वरना वो क्यों सस्पेंड हो जाती। यही सब बात चल रहा था, पर किसी को ये नहीं पता था कि उनकी वाइफ एक्चुअल में है कौन। पर एक मिनट, अभी तक ये पैसा सुवेई के अकाउंट में नहीं आया था, इसलिए उसको लग रहा था कि वो नहीं है ना, तो हो सकता है कि उसके बॉस उसको नहीं दे रहे होंगे। तभी एक लड़की उठ के कंफर्म करती है कि उसके बॉस का आज बहुत अच्छा मूड है। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ उनका तारीफ की है। ये सुन के तो सारे लोग प्रे करने लगते हैं कि भगवान करे बॉस की वाइफ उनका डेली तारीफ करे और उन लोग को इतना सारा पैसा हर रोज मिलते रहे। अब दिखाने के लिए तो सुवेई भी दिखा रही थी कि वो खुश है, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको पैसा नहीं मिला। इधर हम मिस्टर साओ को भी देखते हैं, वो सच में काफी खुश थे अपनी वाइफ के मुंह से ये सारी वर्ड सुन के। मतलब वो बोली थी ना सेंगबो को जो भी कि मेरे हस्बैंड ये है वो है, वही सारी बातों का बात चल रहा था यहाँ पे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में, उनके फ्रेंड का बर्थडे था तो वो दोनों वहाँ पे जा रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। बातों ही बातों में वो अपने डॉग का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उससे तुम डरना मत, पर वो डरेगी क्या, वो तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत पसंद था उस तरीके का डॉग। अब चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी अच्छा लगता है, पर वो कहती है कि सेंगबो को फायर कर दिया गया है और वो जाते जाते मुझे बोल रहा था कि इन सबके पीछे आप हैं, तो है क्या? वो कहते हैं मेरा फ्रेंड मुझे ये सारी चीजें बताया था और उसी का फ्रेंड है एसवाई कंपनी का बॉस, तो इसी से मुझे उन सारे रिमर्स के बारे में पता चला, तो तुमको क्या लगता है मैं बर्दाश्त करता? ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था सेंगबो की वजह से। वो कह भी रही थी कि मैं तो सोच ही रही थी कि घर जाके आपसे बात करो इस बारे में, पर आप तो पहले ही सब कुछ कर दिए। तो अच्छे हस्बैंड तो वो थे, पर उस टाइम पे वो कहती है कि पता है एसवाई कंपनी के पास सभी को 5270 अमाउंट दिए, पर मुझे नहीं दिए, शायद मैं कंपनी में नहीं हूँ ना इसीलिए। अब ये सुन के उसके हस्बैंड उसके अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, पर 5270 नहीं, उसमें 1 0 और ऐड करके। हाँ ये सुन के कहती है कि इतना ज्यादा अमाउंट भेजने का क्या जरूरत था, पर उसके हस्बैंड है ना, तो किस बात का चिंता है उसको। अब दोनों अंदर जाते हैं, वो तो आराम से डॉग में बिजी हो जाती है, उसको बड़ा मजा आ रहा था और उसको खुश देख के उसके हस्बैंड भी खुश थे। वैसे वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे तो उनको कॉल आता है तो वो बात करने चले जाते हैं। इस पॉइंट पे उनका फ्रेंड सुवेई को कहता है कि ये बहुत उल जलूल बोल देता है, मतलब बहुत कड़वा बोलता है, तो इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। पर वो कहती है कि मुझसे तो ऐसी कोई बातें इन्होंने नहीं की है, शायद हम दोनों फैमिलियर नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं बोलते हैं मुझसे। मतलब उसके फैमिलियर नहीं होने का मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे था, जो कि वो उनके फ्रेंड को एक्सप्लेन करती है। अब घर ले जाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि हम लोग फैमिलियर नहीं है एक दूसरे से क्या? वो कहती है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं है, पर वो कहते हैं कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, हम लोग इतना क्लोज है, पर फिर भी फैमिलियर नहीं है तुम्हारे हिसाब से, तो किसको कहते हैं फैमिलियर होना? वो कहती है जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है तो उसको कहते हैं। वो कहते हैं तुमको किस टाइप का लड़का पसंद है, वो तांग जैसा जो अपना 2 चेहरा लेके घूमता है, या फिर मेरे जैसा, हम दोनों में से किसको पसंद करती हो तुम? वो कहती है हाँ आपको करती हूँ आपको। तो अब नेक्स्ट डे वो दोनों जाते हैं उसकी मम्मी से मिलने के लिए, गिफ्ट तो लिए ही थे वो। इस बात पे वो सुबह से कहते हैं कि तुम ये नहीं पूछी कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेके आया हूँ बिजनेस ट्रिप से आते समय? वो कहती है जरूरी थोड़ी है गिफ्ट लेके आना। इस बात पे वो कहते हैं कि मैं जानबूझ के गिफ्ट लेके नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब वो बोले तो बोले क्या, घर के अंदर घुस जाती है। मम्मी के लिए जो गिफ्ट लेके आए थे वो एक शॉल था, तो उनको उड़ाती है। उसकी माँ को भी बहुत पसंद आता है वो शॉल। इस पॉइंट पे उसकी माँ पूछती है कि तुम लोग शादी करने का प्लान किए हो? दोनों ही कहते हैं कि हाँ। माँ कहती है कि तुम्हारे फैमिली वाले राजी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से? वो कहते हैं मेरी माँ और दादाजी दोनों को ये बहुत पसंद है सुवेई, और पापा से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनका डिसीजन मैटर भी नहीं करता। अब ये सुन के माँ को भी अच्छा लगता है
क्योंकि माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था उन लोग की शादी से। वो कहते हैं कि तुम लोग एक अच्छा दिन डिसाइड कर लो, शादी का प्रिपरेशन भी तो करना पड़ेगा ना। सो वही कहती है हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, शादी बाद में करते हैं। अब हाँ, ये माँ को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि आपका तबियत अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बॉडी रिकवर नहीं हुआ है, और वैसे भी उस तरीके से शादी करने में बहुत काम होता है, तो रहने देते हैं। अब इस बात से माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो कहते हैं कि हम कोई दिन देख के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, पर वो दिन आप डिसाइड करके बताइएगा। वो कहती है तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो, अपने दादाजी से। जिस पे मिस्टर जाओ कहते हैं कि मेरी माँ अब्रॉड में रहती है, तो ये सब क्या ही करेगी, और दादाजी बूढ़े हो गए तो आप कर दीजिएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सॉन्ग 1 पे। वो मिस्टर जाओ की मम्मी के पास पहुंच चुकी थी और भर भर के कंप्लेन भी कर रही थी कि उनका बेटा किसी स्ट्रेंजर से कैसे शादी कर सकता है। खूब सारा रोने धोने भी लगती है, कहती भी है कि इतने सालों में मैं तो किसी और आदमी के बारे में नहीं सोची, मैं उसको सच में प्यार करती थी। हाँ, उनकी माँ समझाती है कि एक लड़का के लिए क्या ही रोना धोना और अपना जान देने के बारे में क्या ही सोचना, पर नहीं, अब उसको जानना था कि मिस्टर जाओ शादी किए किससे। माँ कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे बस इतना पता है कि वो शादी कर लिया है। अब इस बात पे सॉन्ग 1 कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर जाओ अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, वो उनसे कुछ नहीं छिपाएंगे। तो एक बार और पूछती है, पर माँ का वही जवाब था कि तुम जाओ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुन के वो तो उनके जान के पीछे पड़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो मार ही डालेगी, पर तभी एक केयर गिवर आ जाती है जिससे उनका जान बच जाता है। पर हाँ, उस दौरान उनके मुंह से सुबह का नाम निकल जाता है। अब ये नाम सुन के तो सॉन्ग 1 के गुस्से का कोई जवाब ही नहीं था। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा उस सुबह की वजह से मुझे हर्ट किया है, अब मैं उसको हर्ट करूंगी, आपको हर्ट करके। इतना बोल के फिर से बढ़ने वाली रहती है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इस टाइम पे। मिस्टर जाओ की माँ उसको भगाती है वहाँ से, पर इस वजह से उनका तबियत जरूर खराब हो जाता है। उसी पल वो केयर गिवर ये न्यूज देती है मिस्टर जाओ को। वो तो तुरंत हड़बड़ा जाते हैं अपनी माँ के पास जाने के लिए। वहाँ सुबह को बताते हैं कि उनकी माँ हॉस्पिटलाइज है, तो वो भी कहती है कि ठीक है, मैं लगेज पैक कर देती हूँ। फटाफट से पैक करती है, वो निकल जाते हैं। वो भी जाना चाह रही थी एयरपोर्ट उनको छोड़ने के लिए, पर इसका कोई जरूरत नहीं था, बाहर बहुत ठंड है और उनका असिस्टेंट है। पर वो साथ में माफी भी मांगते हैं क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला था और उस दिन वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए। तो थोड़ी देर में वो अपनी माँ के पास पहुंच भी जाते हैं। उनकी माँ को अभी होश नहीं आया था। इस पॉइंट पे उनका असिस्टेंट उनको कहता है कि बाहर सॉन्ग 1 के पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए। गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था, पर फिर भी जाते हैं। उसकी माँ माफी मांगती है सॉन्ग 1 के बदले, पर वो कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है आपके पूरे परिवार के बारे में, आप लोग मेरी माँ का इतना हेल्प की या फिर हमारे इतना क्लोज इसीलिए आए क्योंकि आपको मेरा रिश्ता गू फैमिली से पता था, और इसी वजह से तो आप इतना कंसर्न थे मेरी माँ के लिए, मेरे लिए, ताकि एक दिन आप लोग सॉन्ग 1 का शादी मुझसे कर पाएंगे, मतलब कि आपकी बेटी गू फैमिली में आ जाएगी। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब हाँ, उनको अच्छे से पता था कि कौन किसका दोस्त है। वो कहते हैं कि ऐसे मेरे फैमिली के साथ आपके फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है, और बात रहा आप लोग के एहसानों का, तो मैंने बहुत पैसा दे दिया है आपको इन सालों में। अपनी बेटी को भी समझा दीजिएगा, अगर मेरी माँ ठीक रहेगी तो कोई बात नहीं है, पर अगर उनको कुछ होगा तो आप तीनों को दफना दूंगा मैं। इधर ये सब जब सॉन्ग 1 को पता चलता है तो उसका दिमाग तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। वैसे किसी भी टाइम पे उसका दिमाग सही था नहीं, ये अलग बात है। इधर उनकी माँ को होश तो आ जाता है, पर अगेन वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। इतने साल में उनका ज्वेलरी डिजाइन करियर की वजह से वो खुश थी, मतलब थोड़ा बिजी रहती थी तो कम ओवरथिंक करती थी, पर अब ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं हो पा रही है। इस बात पे असिस्टेंट कहता है कि अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपकी माँ भी खुश हो जाएगी, मतलब आप अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला लीजिए और ये स्प्रिंग फेस्टिवल आप लोग सब साथ में सेलिब्रेट कीजिए, आप बच्चे के बारे में सोचिए, एक नया लाइफ बनाइए, ये सब देख के आपकी माँ जरूर खुश होगी। अब बात तो सही था, पर उनके दिमाग में चल रहा था कि सुबह वहाँ पे अपनी माँ के साथ ये फेस्टिवल मना रही होगी, तो वो सेल्फिश नहीं हो सकते, इसलिए वो सुबह से इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। पर इधर सुबह का भी दिल नहीं लग रहा था, वो भी उनको मिस कर रही थी, और ये चीज उसकी माँ भी नोटिस करती है। तो माँ उसको खुद ही सजेस्ट करती है कि तुमको अब्रॉड जाना चाहिए, अपने हस्बैंड और उनकी माँ के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, फिलहाल उन लोगों को उसकी जरूरत है। वो कहती है पर आपको, माँ कहती है कि ये सिस्टर है ना यहाँ पे, और वैसे भी तुम मेरे साथ बहुत सारा साल सेलिब्रेट की हो, तो इस बार तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ। तो ठीक है, वो भी निकल जाती है। जब एयरपोर्ट पे थी तब अपने हस्बैंड को ये न्यूज देती है। मिस्टर जाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुन के, और उसको कहते भी है कि वो उससे प्यार करते हैं, पर वो कुछ रिप्लाई नहीं देती। इधर ये बात जब मिस्टर जाओ अपनी माँ को बताते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो भी निकल जाते हैं एयरपोर्ट से उसको पिकअप करने के लिए, और उनको इतना खुश देख के उनकी माँ सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाती है एयरपोर्ट। वो जब उसको देखते हैं तो मानो उनका दुनिया ही रुक जाता है, वो बहुत खुश थे। दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इधर घर ले जाते वो उसको कार में ही किस करना शुरू कर देते, उनसे उतना भी वेट नहीं हो रहा था, पर ठीक है, दोनों थोड़ी देर बाद घर पहुंचते। उनकी माँ भी बहुत खुश थी उसको देख के। हाँ, पहले उसको डाउट था कि पता नहीं इनकी माँ मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, पर जब उनसे मिलती है, बात करती है, तो ये डाउट भी क्लियर हो जाता है उसका। और वो समझ भी रही थी कि दोनों पति पत्नी बहुत दिन से दूर थे, तो इन लोगों को थोड़ा क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड करना होगा ना, तो वो चली जाती है रेस्ट करने के लिए। इधर ये भी उसको रूम में लेके आते हैं। तब वो पूछती है कि आपका फैमिली बहुत वेल्दी है क्या, मतलब आपके दादाजी भी बहुत अच्छा खासा जगह पे रहते हैं, आपकी माँ भी इतना बड़ा विला में रहती है। वो कहते हैं हाँ, दादाजी तो बहुत अमीर है, वो अपना
अपना कंपनी स्टार्ट किए, वो चल पड़ा और उनका किस्मत भी अच्छा था। और बात रहा माँ का, तो भले मेरा छोटा कंपनी है पर इतना तो कमाई हो ही है कि मैं अपनी माँ के लिए एक विला खरीद सकूं। अब ठीक है, बात बहुत हो गया था। वो उसके क्लोज आते हैं पर वो कहती है कि खाना बनाने जाना होगा ना, डिनर करने में लेट हो जाएगा। वो कहते हैं मैं खुद से बनाऊंगा ना। तो अब ठीक है, थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच जाते हैं। पूरा फैमिली मिलके साथ में खाना बना रहा था। इस टाइम पे उनको उनके फ्रेंड का कॉल आता है। वो स्कीइंग पे चलने के लिए कह रहा था उनको, मतलब दोनों हर साल जाते थे इस फेस्टिवल के दिन, पर वो इस पर जाने से मना कर देते हैं। पर उनका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ के साथ हो तो उसको भी लेके आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। वो कहते हैं कि नहीं, उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो उसका जाना ठीक नहीं है। अब इसी पॉइंट पे वो आ भी जाती है, तो वो उससे पूछ भी लेते हैं कि वो चलना चाहती है या नहीं, पर वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अभी माँ के साथ टाइम स्पेंड करे तो कितना अच्छा रहेगा ना। वो भी कितनी खुश है और बात भी सही था, उनको भी ठीक ही लगता है ये बात। अब सारे लोग साथ में खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं। माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी और रात में ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे दिन आता है उन लोग के जाने का। माँ भी कहती है अपने बेटे को कि तुमको सुबह के साथ इतना खुश थे कि मैं भी बहुत खुश हूँ और तुम अब मेरी चिंता भी मत करना, मैं ठीक हूँ। तो अब ठीक है, दोनों रिटर्न आ जाते हैं। आके थोड़ा सा रिलैक्स हुए ही थे कि केयर गिवर का कॉल आता है उसको कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। तो अब दोनों फटाफट से हॉस्पिटल भागते हैं सुबह की माँ के पास। पर ऐसा भी क्या हो गया, तो केयर गिवर बताती है कि किसी का कॉल आया था तुम्हारी माँ को और वो कह रही थी कि तुम और मिस्टर जाओ बहुत पहले ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। जब तुमको तुम्हारी माँ का इलाज कराना था उसी टाइम पे तुम लोग शादी कर लिए थे। मतलब तुम दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तुम लोग अपना इंटरेस्ट देख के ये शादी किए हो। इसका मतलब सुबह ही अपनी माँ के लिए शादी की है और ये जान के उनको बहुत बुरा लगा था, इसीलिए बेहोश हो गई थी। अब ये सब बात चल ही रहा था, तभी अंदर उसकी माँ को होश आ जाता है। वो फटाफट से अपनी माँ के पास जाती है, माँ उससे माफी मांगती है क्योंकि गलती उनकी है। वो इतनी डरपोक थी जिससे उनकी बेटी को उनका इलाज कराने के लिए शादी करना पड़ा और ये बहुत बड़ा गिल्ट था उनके मन में। अगर वो थोड़ा स्ट्रांग रहती, अपने मम्मी पापा का प्रॉपर्टी ले पाती अपने हस्बैंड से, तो आज उनकी बेटी को ये सब नहीं करना पड़ता। तो अब माँ चाह रही थी कि उनकी बेटी डिवोर्स ले ले मिस्टर साहू से। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ कहती है तुम दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं है, साथ में रहने का क्या फायदा। उन्होंने मेरा हेल्प किया है, आपको बचाया है और इस चीज के लिए मैं जिंदगी भर उनकी आवारी रहूंगी। जब तक वो खुद से डिवोर्स की बात नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं दूंगी उनको। माँ कहती है अगर उसको कोई पसंद आ गया फ्यूचर में तो क्या करोगी। वो कहती है अगर ऐसा होता है तो मैं छोड़ दूंगी उनको। इस पॉइंट पे मिस्टर साहू अंदर जाते हैं पर माँ को कोई बात नहीं करना था उनसे क्योंकि माँ अब उनको अपना दामाद नहीं मानती थी। अब इस टाइम पे उनको उसकी माँ से बात करना था, तो वो सुबह को बाहर जाने के लिए कहते हैं। हाँ, वो बाहर अपनी माँ को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी पर माँ ही कहती है जाने के लिए, तो वो जाती है। अब उन दोनों में क्या बात होता है क्या नहीं ये तो उसको नहीं पता चलता, पर थोड़ी दिन में जब वो अंदर आती है तो उसकी माँ थोड़ी खुश थी। कह रही थी अपनी बेटी को कि तुम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही चुके हो तो साथ में खुशी से रहो। हाँ, वो पूछती है मिस्टर साहू से कि क्या बोले तुम माँ को, पर ये तो सीक्रेट था, वो नहीं बताते उसको। इधर हम गू ग्रुप को देखते हैं जिसको मिस्टर साहू के पापा चलाते थे और आज उस कंपनी में स्वागत किया जा रहा था सोंगवन का, उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। पर इस टाइम पे वहाँ पे मिस्टर साहू आते हैं अपने दादाजी के साथ और उनके दादाजी अनाउंस करते हैं कि इस कंपनी के चेयरमैन अब से मिस्टर साहू रहेंगे। हाँ, ये सुन के मिस्टर साहू के पापा बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं, अपने पापा से क्वेश्चन करते हैं। पर मिस्टर साहू के दादाजी कहते हैं कि वो अब अपना कंपनी चला रहा है, खुश है, स्टेबल है और उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, तो इससे ज्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। और अब जो सोंगवन को पोस्ट दिया जा रहा था इस कंपनी में वो भी कैंसिल किया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहाँ जाएगी इसका भी फुल इंतजाम कर दिया जाता है। पुलिस आता है और उसके किए गए अपराधों के लिए उसको अरेस्ट कर लेता है। अब जाके फाइनली सुबह को पता चला था कि मिस्टर साहू गू ग्रुप के इकलौते वंश है, तो अब उसको और दूरी उन दोनों में दिखाई देने लगता है। तभी उसको कॉल आता है उसके लॉयर का। पता चलता है कि इस केस में प्रोग्रेस हुआ है, उसकी माँ को 50% शेयर्स मिल चुका है और ये 50% शेयर्स उसकी माँ उसके नाम पे ट्रांसफर करना चाहती है। ये सुन के वो कहते हैं कि अब तो हम दोनों हो गए ना वेल्दी फैमिली के, पर इसके अलावा भी उनको कुछ बात करना था सुबह से। और वो क्या, तो आज जाके वो उसको बताते हैं कि 3 साल पहले जो वो नाइट स्पेंड की थी ना, उसके हिसाब से किसी स्ट्रेंजर के साथ, वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं मिस्टर साहू थे और वैसे उनको भी मेडिसिन दिया गया था, उनकी सौतेली माँ दी थी। हाँ, बाद में वो गए थे उसको ढूंढने के लिए पर उनको पता चला था कि सुबह अब्रॉड जा चुकी है, तो उस पर नजर रखने लगे वो उस टाइम से। और हाँ, हमें भी दिखाया जाता है कि बहुत बार उसकी हेल्प भी किए थे पर वो कभी नोटिस नहीं की उनको। इसका मतलब वो उसको बहुत दिन से पसंद करते हैं और इसीलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि उनको ऐसा डर था कि कहीं वो उनको एक्सेप्ट ना करे, तो इसीलिए वो सोचे कि अपना रिश्ता सुधारा जाए। तो वो उससे पूछते कि तुम अपना सारा जिंदगी मेरे साथ स्पेंड करोगी। आई एम सॉरी, मुझे सच नहीं छिपाना चाहिए था। वो कहती है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे काम पे भी जाना है। वो कहते हैं पर तुम काम पे क्यों जाओगी, एसवाई कंपनी का बॉस तो मैं ही हूँ। अब ये सुन के वो हाथ छुड़ा के चली जाती है पर थोड़ी देर में रेडी होके आती है और कहती है कि हमारी शादी का एक और नियम बनेगा, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे हम लोग। मतलब वो उनको दिल से एक्सेप्ट कर ली थी और उनका रिश्ता प्यार का रिश्ता बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।